सख्त गर्मी का मौसम था, लेकिन मेरी नौकरानी रेशमा हर रोज एक मोटी चादर ओढ़कर काम पर आती थी। ये बात शुरू से ही मुझे बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब वह मेरे कमरे की सफाई करती तो अंदर से दरवाजा बंद कर लेती और काफी देर बाद बाहर निकलती थी। बाहर आते ही वह थकी हुई आवाज में कहती कि मैम साहब, आपका कमरा बहुत गंदा था, साफ करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं चुप रह जाती, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं एक शर जरूर पैदा होता था। मैंने कई बार अपने पति आशीष से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा मुझे टाल देते और कहते कि इतनी कम पैसे में इतनी मेहनत करने वाली काम वाली मिलना आसान नहीं होता। तुम बेवजह शक मत किया करो। उनकी यह बात सुनकर मैं खामोश हो जाती, और लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन मैंने तय किया कि मैं खुद इस बात का पता लगाऊंगी। उस दिन मैंने रेशमा को जल्दी छुट्टी दे दी और उसके जाने के बाद मैं खुद उसी तरह चादर ओढ़कर अपने कमरे में सफाई करने चली गई, जैसे वह करती थी। कुछ देर बाद ही मेरी हालत खराब हो गई। इतनी गर्मी में उस तरह चादर ओढ़कर काम करना कितना मुश्किल है, यह मुझे समझ आ गया था। मैं हैरान थी कि रेशमा ऐसा क्यों करती है। तभी अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, तुम हर बात में शक क्यों करती हो? मैं चौंक गई। पीछे मुड़ी तो देखा आशीष खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह बोले, और मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हो चुका हूँ। हर समय किसी ना किसी पर शक करना तुम्हारी आदत बन गई है। तुमसे बात करने ही बेकार है। इतना कहकर वह बिना चाय पिए ही कमरे में चले गए। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आशीष ने मुझसे इस तरह बात की है। वह हमेशा बहुत शांत और समझदार इंसान रहे हैं, मेरी हर परेशानी को समझते थे, लेकिन आज उनका यह व्यवहार मेरे लिए बिल्कुल नया था। मेरा दिल किया कि मैं तुरंत रेशमा को फ़ोन करके काम से निकाल दूं, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। मुझे डर था कि कहीं आशीष मुझसे और नाराज़ ना हो जाए। मैंने इस बात को फ़िलहाल यहीं छोड़ देना बेहतर समझा। मैं किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। जब खाना तैयार हो गया तो मैंने आशीष को बुलाया। मुझे लगा वह अपनी बात के लिए काफ़ी माफ़ी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह चुपचाप आए, खाना खाया और बिना कुछ बोले वापस कमरे में चले गए। जब मैं काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो वह सो चुके थे। मैं पूरी रात यही सोचती रही कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। खैर अगले दिन सुबह रेशमा फिर से आई और हमेशा की तरह सीधे मेरे कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी इंतज़ार करती रही। वह करीब 1 घंटे बाद बाहर आई और हमेशा की तरह थकी हुई लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेम साहब, आज भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं बस उसे देखती रह गई। अब मेरे अंदर का शक और गहरा होता जा रहा था। मैं किचन में खड़ी होकर उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने बाकी घर की सफाई शुरू कर दी। इतने में आशीष भी घर आ गए। उनके आते ही रेशमा ने झाड़ू रोक दी और उनकी तरफ देखने लगी। आशीष ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा, और लेकिन अब मेरा शक और बढ़ गया था। वह जल्दी से कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी सोचती रही, आखिर वह अंदर क्या करती है। थोड़ी देर बाद आशीष भी घर आ गए और सीधे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी उनके पीछे गई, लेकिन उन्होंने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी रह गई। उस वक्त मेरे मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। तभी रेशमा बाहर आई और जल्दी से काम खत्म करके चली गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यह सब क्या हो रहा है, पर मैं पूरी तरह समझ चुकी थी कि अब सिर्फ शक करने से कुछ नहीं होगा। सच जानने के लिए मुझे खुद कदम उठाना पड़ेगा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दूंगी और बिना सबूत के कोई फैसला नहीं लूंगी। शाम को जब आशीष ऑफिस से लौटे तो मैं उन्हें ध्यान से देखने लगी। उनका व्यवहार सामान्य दिख रहा था, लेकिन अब मुझे उनकी हर बात में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। रात को खाना खाते समय भी वह मुझसे नजरें चुरा रहे थे और जल्दी से खाना खत्म करके कमरे में चले गए। मैं बाहर बैठी सोचती रही कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह जब सी रेशमा आई तो मैंने उसे ध्यान से देखा।
आज भी वह उसी चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन आज उसकी चाल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे आज कुछ बड़ा होने वाला हो। करीब 1 घंटे बाद वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर थकान के साथ-साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसने मुझसे नज़रें मिलाने से भी बचने की कोशिश की और जल्दी-जल्दी अपना बाकी काम खत्म करने लगी। तभी दरवाजे की आवाज़ आई और आशीष घर आ गए। उनके आते ही रेशमा एकदम से रुक गई। उसने झाड़ू नीचे रख दी और चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। आशीष ने भी एक नज़र उस पर डाली और फिर नज़रें फेर ली, लेकिन उस एक नज़र में कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। रेशमा ने इधर उधर देखा और जब उसे लगा कि मैं आसपास नहीं हूँ, तो वह धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसने दरवाजे पर आई दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर अचानक रुक गई और वापस मुड़ गई। उसने जल्दी जल्दी सफाई खत्म की और बिना कुछ कहे घर से चली गई। उसके जाने के बाद आशीष कमरे से बाहर आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सामान्य आवाज में कहा कि खाना लगा दो। मैं चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन अब मेरे अंदर का शक और भी गहरा हो चुका था। उस रात मैं सो नहीं पाई। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि आखिर रेशमा कमरे में क्या करती है और आशीष उससे क्यों छुपते हैं। अगले दिन मैंने एक और कदम उठाने का फैसला किया। जब रेशमा आई तो मैंने उससे कहा कि अब से तुम दोपहर के समय काम किया करो। उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उस समय वह किसी और घर में काम करती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर आपको मेरा समय पसंद नहीं है तो आप किसी और को रख लें। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि बिना सच्चाई जाने मैं उसे काम से निकाल दूं। इसलिए मैंने तय किया कि पहले पूरी सच्चाई सामने लानी होगी। उस दिन भी वह हमेशा की तरह कमरे में आई गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर बैठी उसका इंतज़ार करती रही। तभी आशीष भी घर आ गए। आज मैंने तय किया था कि मैं उन्हें ध्यान से देखूंगी। जैसे ही वह कमरे की तरफ बढ़े, मैं भी उनके पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ी रह गई। उस समय मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे अपने ही घर में कुछ छुपाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुला तो कमरे से गाजर के हलवे की खुशबू आ रही थी। मैं हैरान रह गई। मैंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब मैंने आशीष से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक दोस्त उनके लिए हलवा लेकर आया था। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जब वह घर आए थे तब उनके हाथ खाली थे। मैं किचन में जाकर बैठ गई और सोचने लगी कि आखिरकार यह हलवा कहाँ से आया। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई। क्या यह हलवा रेशमा लाई थी? लेकिन उसे कैसे पता कि आशीष को हलवा पसंद है? ये बात तो सिर्फ मैं और उनके परिवार वाले ही जानते थे। अब मुझे यकीन कि रेशमा तो उनके घर बिल्कुल सामान्य तरीके से काम करती है। वह कभी भी चादर ओढ़कर नहीं आती और ना ही कमरे का दरवाजा बंद करती है। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। अब मेरे लिए ये साफ हो गया था कि रेशमा सिर्फ मेरे घर में ही ऐसा व्यवहार करती है और इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छुपा है। मैं बाहरी मन में अपने घर लौट आई और पूरे दिन यही सोचती रही कि आखिर ये राज क्या है और मुझे इसे कैसे सामने लाना चाहिए। तिवारी जी के घर से लौटने के बाद मेरा मन पूरी तरह बेचैन हो चुका था। अब मुझे यकीन हो गया था कि रेशमा और आशीष के बीच कोई ऐसा